तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का ही एक भवन है बिहार विद्यापीठ, और 6 फरवरी 1921 में इस दिन अब जो है उद्घाटन हुआ है। और आपको पता है इसके उद्घाटन में जो है, इसके उद्घाटन में गांधी जी बिहार आए थे। इसका जो उद्घाटन है, इसके उद्घाटन में गांधी जी बिहार आए थे, गांधी जी बिहार आए थे। तो ये कहां है? तो ये है पटना में। ठीक है, ये बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय कहां है? तो याद रखना है आपको कि ये कहां पर है, पटना में जो है, ये पटना में। तो पटना में ये है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, और इसी का एक भवन है जिसका नाम है बिहार विद्यापीठ। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। आगे, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? ठीक है, पहला वाइस चांसलर के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार विद्यापीठ जो है, इसका पहला वाइस चांसलर कौन बनाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, और यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहला जो है अगर देखा जाए कुलपति कौन था, पहला कुलपति कौन है, जरा बताना सभी लोग। पहला वाइस चांसलर कौन है, इस बात को बताइएगा। चलो, तो बिहार विद्यापीठ, और आप लोगों को हमने अभी बताया था कि बिहार विद्यापीठ जो है यह एक भवन है। ये भवन जो है ये किसका है? ये आपको पता है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का है, महाविद्यालय का है। इस बात को पता होना चाहिए आपको। इसके अलावे अगर कह दिया जाए तो इस बात को याद रखना कि 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन हुआ है, और गांधी जी स्वयं पधारे हैं। गांधी जी ने उद्घाटन किया है, गांधी जी ने उद्घाटन किया है। और इस बात को भी याद रखो तुम लोग, क्या कि कहां पर है? तो पटना, पटना गया रोड जो है ना, पटना से गया जी की तरफ, उसी में इसको बनाया गया। तो पहले जो कुलपति इसमें बनाए गए वो मजहरूल हक को बनाया गया। किनको बनाया गया? पहला कुलपति जो बनाया गया इसका, वो मजहरूल हक को बनाया गया है बिहार विद्यापीठ का। बिहार विद्यापीठ क्या है? ये बिहार का एक स्वदेशी शिक्षण संस्थान है, स्वदेशी शिक्षण संस्थान है, स्वदेशी शिक्षण संस्थान। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे ही देश का बना हुआ एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है। और इसमें अगर कहा जाए तो याद रखना है कब बना है, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान बना है। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान इसको जो है बनाया गया। आप लोग को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बालक अगले प्रश्न की तरफ। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? हु पब्लिश्ड द मदरलैंड न्यूज़पेपर? आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका सबसे नियर बाई एग्जाम कौन सा है। ठीक है, बिहार के कौन से एग्जाम को आप देने वाले हो, एक बार मुझे आप बता देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आप लोगों के कमेंट देखेंगे थोड़ा सा आगे आने पड़ता है, पर कोई बात नहीं, चलो मैं देख लूंगा। मस्त सर, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो बताना सभी लोग इसका उत्तर। लगभग हम लोग 2500 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2500 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो एक बार सभी कोई एकदम ध्यान से क्लास सुनते चले जाना। ठीक है, द मदरलैंड एक अखबार है, इसका प्रकाशन। अब देखो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके हिसाब से मजहरूल हक, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके हिसाब से तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहरूल हक। लेकिन अगर इसमें हम कहें कि यह प्रकाशन क्या पहला प्रकाशन था? नहीं, सबसे पहली बार जो मदरलैंड अखबार का प्रकाशन हुआ था 1908 ईस्वी में किया गया था, 1906 से 8 के मध्य में किया गया था। और इस समय आपको याद रखना है क्या कि आपके बाबू ठाकुर दास के द्वारा, किनके द्वारा? बाबू ठाकुर दास के द्वारा जो स्थापित किया गया था रामकृष्ण सोसाइटी। क्या बोला हमने? रामकृष्ण सोसाइटी। रामकृष्ण सोसाइटी कहां है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका स्थापना पटना में हुआ है। और यही रामकृष्ण सोसाइटी से सबसे पहली बार बाबू ठाकुर दास के द्वारा जो है द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित किया गया था। द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित किया गया था। लेकिन आप कहेंगे सर तो फिर ये कैसे हो गया सर? तो ध्यान से सुनो। ये मजहरूल हक के बारे में अगर कहा जाए तो इस बात को याद रखना कि हम लेकर के चलेंगे आपको असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो हमने बताया कि जो मजहरूल हक हैं, ये मजहरूल हक जो हैं, ये मजहरूल हक जो हैं, ये मजहरूल हक ने स्थापित किया था सदाकत आश्रम का। और सदाकत आश्रम कहां बना था? तो आपको पता होना चाहिए, पटना दीघा में, पटना के दीघा में। और इसी सदाकत आश्रम से यह पत्रिका प्रकाशित किया गया था जिसका नाम हमने क्या कहा? द मदरलैंड। तो इसमें क्या हम इसके लिए लिख दें पुनः प्रकाशन? पुनः प्रकाशन जो किया गया है द मदरलैंड का,
ये किया गया है 1921 में। और इससे पहले ही हमने बता दिया कि बाबू ठाकुर दास के द्वारा जो है इस पत्रिका का प्रकाशन रामकृष्ण सोसाइटी पटना से। आप लोगों में से कितने लोग जो है रामकृष्ण सोसाइटी को देखे हैं, जल्दी बताओ। कितने लोग जो है रामकृष्ण सोसाइटी को देखे हैं? आप लोगों में से देखे हैं कुछ लोग रामकृष्ण सोसाइटी को? तो पटना से अगर आप होंगे तो हो सकता है कि आपने देखा होगा रामकृष्ण सोसाइटी को। तो रामकृष्ण सोसाइटी के बारे में अगर कहा जाए तो आपको याद रखना है कि रामकृष्ण सोसाइटी कहां है। तो पटना में एक जगह है जो दिनकर गोलंबर है, और दिनकर गोलंबर से जब आप स्टेशन की तरफ बढ़ोगे, ये उन छोटे भाई बहनों के लिए है जो स्पिन करके भी अर्न करना चाहते हैं, पॉकेट मनी अपनी निकाल लोगे। एक पढ़ोगे तो उसी मार्ग में लगभग 200 मीटर 300 मीटर आगे जाओगे तो राइट साइड में बोर्ड लगा, वहां लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध की हुई है, लाइब्रेरी की सुविधा। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? Who left Patna College during non-cooperation movement when only 20 days were left for the examination? बताना, 20 दिन केवल बचे हुए थे एग्जाम का, लेकिन आंदोलन को जो है उन्होंने महत्वपूर्ण समझा, और आंदोलन को महत्वपूर्ण समझते हुए उन्होंने क्या कर दिया, तो अपने कॉलेज को छोड़ दिया। जल्दी से बताएंगे आप मुझे। चलिए, सबसे यंगेस्ट इसमें से जो है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, जो सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं पूरे आंदोलन में यहां से जो सक्रिय होंगे उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है इनका? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही यंग है, एकदम यंग। आप समझिए ना इस बात को, ये कॉलेज छोड़ दिए और कॉलेज की पढ़ाई केवल 20 दिन की बची है। आप लोग अगर मान लीजिए कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आप सोचिए कितना यंग है। तो उतना यंग नेता एक मिला है इस आंदोलन के दौरान, वो जयप्रकाश नारायण है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक महत्वपूर्ण नेता है, ब्रजकिशोर प्रसाद भी और श्री कृष्ण सिंह भी। तीनों का योगदान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से रहा है, इस बात को आपको याद रहेगा। एक असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से महिला सक्रिय नेता कौन थी, जरा नाम बताना। हमने आपको पहले बताया है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से सक्रिय महिला क्रांतिकारी नेता का नाम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ था। आपको पता है कब हुआ था ये? 1920 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। निम्न में से किसके सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाया गया? स्वराज की बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का बात किसने किया था, ये बताइएगा। चलिए, आप लोगों का कमेंट बहुत ही प्यारा आ रहा है। सरला देवी आप लोग बता रहे हैं, मतलब आप लोग याद रख पाते हैं। नहीं, आप लोग याद रख पाते हैं, एकदम एकदम फाइन, मतलब आप लोग जो है इसको याद रख रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महिला क्रांतिकारी नेता जो बिहार से थी, सरला देवी थी, है ना, एक महिला क्रांतिकारी नेता सक्रिय। देखो, इसमें हमने क्या कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में हुआ था। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज के बारे में कहा है, मतलब स्वराज का सुझाव दिया है। और स्वराज का सुझाव जो देने वाले व्यक्ति हैं इस आंदोलन में, सॉरी इस आयोजन में, ये स्वराज का सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन है? ब्रजकिशोर प्रसाद है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। आगे, वर्ष 1942 के आंदोलन में, 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? देखो ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ दिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर कहा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के अगर दौरान कह दिया जाए तो इस बात को याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए श्री कृष्ण सिंह के बारे में, हमने बताया, तो अगर श्री कृष्ण सिंह के बारे में कह दिया जाए तो इनको भी रखा गया है, जो कि बांकीपुर जेल में रखा गया। बांकीपुर जेल में सबसे खतरनाक अंग्रेजों को जो डर था, वो डर था जयप्रकाश नारायण से। किनसे था? जयप्रकाश नारायण से डर था। और जयप्रकाश नारायण के विषय में अगर कह दिया जाए तो इनको जो रखा गया है वो हजारीबाग जेल में रखा गया है। पता है, जयप्रकाश नारायण एक यंग लीडर थे,
और इससे डरता बहुत अधिक था अंग्रेज। बोला नहीं, बांकीपुर में मत रखो, कूद फान करेगा तो कूद फान करके तुरंत निकल जाएगा, इसको कहाँ भेजो, हजारीबाग, मतलब हैवी जेल था। तो बिहार के जो मुख्य हिस्से ये दिख रहा है यहां से अलग हजारीबाग के क्षेत्र में रखा गया। दूर थोड़ा रखो, क्योंकि मेन जो है वो आंदोलन चलता था कहाँ, पटना में, और पटना में बांकीपुर है। तो बांकीपुर में कौन कौन है, श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग तो वैसे भी तोड़फान नहीं करेंगे। डर किससे था, जयप्रकाश नारायण से। युवा नेता है, क्रांतिकारी है, विद्रोही है, अंग्रेज डरता है, और इसी कारण से इसको कहां रखा, हजारीबाग जेल में। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, कोई टाल सकता है। रखा इसीलिए कि फरार ना हो जाए, मतलब मारधार ना कर दे। और आपको पता होना चाहिए दिवाली का समय है, और दिवाली का यह समय है 9 नवंबर, 9 नवंबर 1942। दिवाली को खास करके चुना गया है फरार होने के लिए। क्यों पता है तुमको, क्योंकि दिवाली में बाहर फूटते रहेंगे पटाखे, तो कोई गोली बंदूक भी चलेगा तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कि कोई बंदूक चला। अरे दिवाली के दिन मान लो कि कोई बंदूक चला रहा है, तुमको क्या लगेगा, पटाखा चला रहा है, यही तो तुमको पटाखा फोड़ रहा है। एक तो ये कारण। दूसरा, दिवाली के समय आने के पूर्व में ही सबको बहका दिए हैं कौन, जयप्रकाश नारायण, कि हम लोग भी जेल में पटाखा फोड़ेंगे, मांग किया जाए। तो जेल में इन लोगों को भी पटाखा दिया गया है, ताकि जेल में भी जब फूटे तो पता न चले कि भाई कोई भागने में। और एक साथ और 5 सहयोगियों को तैयार रखें, और खूब पटाखा फोड़ा जा रहा है। और उसी समय दीवार फांद करके दिवाली के समय में 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए हैं। और फरार होने के बाद जो है, जैसे ही जयप्रकाश नारायण दोबारा लौटे तो इसी आंदोलन के दौरान में आजाद दस्ता का स्थापना किया इन्होंने, आजाद दस्ता का स्थापना किया इन्होंने। और इसके माध्यम से बिहार के युवाओं को जो है प्रशिक्षण मिल रहा है। बिहार में नहीं बल्कि नेपाल में प्रशिक्षण दिया जाता था। कहां बोला हमने, बिहार में नहीं बल्कि नेपाल में प्रशिक्षण दिया जाता था। इस बात को